सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और आज हम आपके पास लेके आए आलमी मंजरनामे से जुड़ी अहम खबरें, उन पे तज्जिए। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर इंटरनेशनल अमूर अहमद हसन अल अरबी। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि आलमी मंजरनामा जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते आप देखें तो जो सुपर पावर है, जिसे कहा जा रहा है अब इकलौती सुपर पावर रह गई है, उसके अंदर जो वाकयात होने जा रहे हैं, आपने देखा कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया वहां पे दहशतगर्दी का हुआ। फिर एक अहम वाकया, जो नौमुंतखब सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सजा भी होने जा रही है। क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, और क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को? बिल्कुल अज़हर भाई, ऐसे ही है। ये अमेरिका इस वक्त बहुत क्रिटिकल हालात से गुजर है। ये जनवरी के पहले स्पेशली जो 20 दिन हैं डोनाल्ड ट्रंप के ओथ लेने से पहले के, ये बहुत सेंसिटिव 20 दिन हैं। और अमेरिका के अंदर जो टर्मोइल और जो केओस, जो एनार्की फैलने का खतरा है, उससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन डीप स्टेट है, उनके दरमियान में जो रिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी कई वजूहात हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर के ऊपर जो डीप स्टेट का प्लान है, ट्रंप उसके बिल्कुल खिलाफ है। उसके बाद जो इमिग्रेंट्स वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको याद होगा कि अपनी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि जब वो अगर सदर बना और उसके बनने के बाद उन स्टेट्स में जहां पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है, वो उन स्टेट्स में मार्शल लॉ लगाएगा। और इसको कोइंसिडेंट कहें या प्लानिंग कहें, इमिग्रेंट्स उन्हीं स्टेट्स में ज्यादा हैं जहां पे होल्ड डेमोक्रेट्स का है। तो डेमोक्रेट्स ने उसके मुकाबले में कहा था कि अगर ये मार्शल लॉ लगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे, मतलब अमेरिका में सिविल वॉर होगी। उसके अलावा भी आप ये देखें कि जो जिन लोगों ने अभी जो आप न्यू ऑरलीन्स वाले वाकये की बात कर रहे हैं, उसमें जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी कहा यह जा रहा है, यानी स्पेकुलेट किया जा रहा है, र्यूमर्स कह लें उसको या इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन कह लें, उसमें अमेरिकन डीप स्टेट का एक रोल है, एक किरदार है। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, वो रेप वाला केस है, उसके अलावा भी जो केसेस हैं, उससे क्लियर वाजे नजर आ रहा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट की पूरी कोशिश है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओथ ना ले। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी जो डिस्कस किया था, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो ये एक ऑप्शन का गौर कर रहे हैं कि कमाला हैरिस और जो जो बाइडेन वाला, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, वो प्रेसिडेंट बन जाए ताकि 4 महीने और डिले हो जाए। ये सारा कुछ अमेरिका में इस वक्त डेवलप कर रहा है। अमेरिका के जितने बड़े थिंकर्स हैं, जितने बड़े नॉम चॉम्स्की से लेके आप जितने उनके बड़े जर्नलिस्ट हैं, इवन जो एक इंडिपेंडेंट और रीजनेबल डिग्निफाइड एनालिसिस देते हैं, उन सब का ये बिलीफ है कि अमेरिका अपनी डू और डाई सिचुएशन पे है। और ये दिस दिस जो ये ओथ का 20 जनवरी का दिन है, ये अमेरिका की जो अमेरिकन सिविलाइजेशन के इख्तिताम की बिगिनिंग भी हो सकता है। बस इट कुड बी एन एंड, यानी जो उसका क्या, वो अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर माकूला है, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। 20 जनवरी वो भी हो सकती। देखिए, 10 जनवरी को भी जो फैसला अब सुनाए जाने की तवक्को है, तो क्या हम एक दुनिया में एक नई मिसाल कायम होते देख रहे हैं कि कन्विक्टेड सजा याफ्ता जो सदर है वो सबसे बड़े मुल्क की कमान संभालेगा? कहाँ खड़े होंगे मगरब के वो इक़दार, वो इखलाकियात जो जिसकी सुप्रीमेसी का दावा किया जाता रहा है कई दहाइयों से, कई सदियों से? बिल्कुल अजब, ये वो इलामा इकबाल का शेर है कि ये तहजीब अपने खंजर से खुद खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियां कायम होता है, नापायदार होता है, उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत पहले ही नंगा कर दिया था। अब से 70-80 साल पहले के इकबाल के अशार आज बिल्कुल उनका जो एनालिसिस था अबाउट द वेस्ट एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो 100% करेक्ट साबित हो रहा है। वेस्ट कभी भी ह्यूमन राइट्स की ये बात बहुत ज्यादा करते हैं, और सिविलाइजेशन की और सिविलाइज्ड होने का इनको अपने ऊपर बहुत वो इतराते हैं उसके, लेकिन वो सिर्फ एक सायाप होता है, एक प्रोपोगेंडा होता है। जो ह्यूमन राइट्स का ये प्रचार करते हैं जो गाजा में हो रहा है, वो नंगा होके इनका सामने आ गया कि कितने को ये ह्यूमन के राइट्स का इनको ख्याल है। और ये जो अमेरिका में जो ढकोसला था डेमोक्रेसी के नाम पे तमाशा, अब इस डेमोक्रेसी के नाम पे
इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 50 सालों में ज़िबा किया है अमेरिका ने, सिर्फ जमहूरियत के नाम पे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब पढ़ता होता था तो हमारे एक प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस, वो हमें जो पढ़ाते होते थे, तो वो कहते थे कि जितना मुझे खौफ ये लफ्ज पीस से आता है ना, उतना मुझे किसी और से नहीं आता, क्योंकि इस वक्त दुनिया में और मिडिल ईस्ट में जितनी भी जंगें हो रही हैं, जो अमेरिका जंगें करता है वो पीस के नाम पे करता है। तो जो इन्होंने पिछले 100 साल बोया है, अब उसको काटने का वक्त है। अमेरिका के अंदर जो आप अगर अमेरिकन न्यूज़ को फॉलो करें, आप उनकी खबरें देखें, उनके अंदर का फिलाडेल्फिया का हाल से लेकर जिस तरह की वहाँ पे ड्रग एडिक्शन है, उससे लेकर जो इमिग्रेशन क्राइसिस आया और किस तरीके से गैंग्स अमेरिका के अंदर आ गए हैं, और किस तरीके से वो अमेरिकन जो शहरी हैं उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और किस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे हो रहा है, दिल दहला देने वाली खबरें हैं जो आगे आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में अनफोल्ड होंगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये जो सिविलाइज्ड नोशन ऑफ द वर्ल्ड, और जो अमेरिका एक अमेरिका एक तरह से वेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसका तो डिक्लाइन है, उसकी तो तबाही है। डिक्लाइन एक छोटा अच्छा, लफ्ज मैं इस पे है। एक थोड़ा सा और साइड पे जरा इस गुफ्तगू को लेके जाते हैं, आपका उस पे तज्जिया चाहिए होगा। जी सोशल मीडिया के हवाले से जो दहशतगर्दी है, मेरे ख्याल है सबसे पहले हमारे जो चीफ साहब हैं उन्होंने ये लफ्ज यूज किया था, डिजिटल दहशतगर्दी। अगर हम देखें तो जो आजकल एलन मस्क कर रहा है और मुख्तलिफ इश्यूज पे कर रहा है, गुज़िश्ता 2-3 दिन से बरतानिया के वजीर आजम और बरतानिया में मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, वो सो कॉल्ड वो ग्रूमिंग गैंग्स को लेके, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बाय डिजाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है एक क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा वार के लिए, और उसमें हाईएस्ट लेवल पे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं? मेरे पास इस हवाले से दो खबरें भी हैं। जी वो कि मेरे पास ना कोई चिड़िया है, ना कोई कबूतर है, ना फाख्ता है, मेरे पास तो इंसान है जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। जो पाकिस्तान के ऊपर एक और डिजिटल दहशतगर्दी का हमला जहां होने जा रहा है उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन ये जो मैंने आपसे बात की इस पे जरा आपका तज्जिया चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली चीजों को बड़ा करीब से देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, न्यूज के फ्लो को देख रहे हैं, जो कि आम पाकिस्तानी शायद ना देख पाए। आपकी नजर, आपकी ऐनक से क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है अजहर भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनको वेपनाइज कर दिया गया है। इसमें से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, हर किसी के इंटरेस्ट हैं, हर रियासत इनका इस्तेमाल कर रही है अपने एजेंडा को टो करने के लिए, परसू करने के लिए। कोई भी दुनिया का आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें, इनकी जो जब ये एक हद से बढ़ जाते हैं, ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, तो ये डेटा और जो आम यूजर्स होते हैं उनका डेटा लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो डेटा जो होता है बहुत प्राइवेट डेटा होता है, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो डेटा नहीं, मिसाल के तौर पे अमेरिका या इंग्लैंड की आप बात करें तो इनके जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली इन टच होते हैं इंग्लैंड और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, वो इन टच होते हैं इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके बगैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फंक्शन कर ही नहीं सकते। और फिर उससे एक स्टेप अगर आप आगे जाएं तो आप इसको वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया कहते हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को वेपनाइज किया जा रहा है। क्या रॉ सोशल मीडिया को वेपनाइज करके एज अ टूल इस्तेमाल नहीं कर रही? क्या मुसाद उसको एज अ टूल इस्तेमाल नहीं कर रही? उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज किया जाता है कौमी सलामती के नाम पे। कौमी सलामती के नाम पे। देखिए, किसी की कौमी हाँ, सलामती किसी और के लिए दहशतगर्दी होती है, तो बिल्कुल। ये तो वो हाँ, इट्स काइंड ऑफ सब्जेक्टिव। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुनिया में जितने भी हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बाय डिजाइन एक एजेंडा, कोई ना कोई एजेंडा टोक कर रहे होते। देयर इज नो सच थिंग एज इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पीरियड। अच्छा, इसमें मेरे पास गुज़िश्ता 2-4 दिन में मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जिनका तहरीक इंसाफ से एक ताल्लुक है। तो जी मुझे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये मिली है कि एक 20 जनवरी के बाद बाय डिजाइन विद फंडिंग एक ऐसा डिजिटल दहशतगर्दी का हमला होने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसमें एक बार फिर रियासत पाकिस्तान और इदारों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा, और इसलिए अमेरिका और बरतानिया में बैठे हुए जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें मैं लास्ट टाइम भी आपको एक बात की थी कि इंडियन जो हाई कमीशन है यहाँ हॉलबर्न के इलाके में, सेंट्रल लंदन में, वो इस्तेमाल हो रहा है। और मेरी जो इतलात है कि यहाँ पर
कुछ फर्म्स जो हैं जो आईटी से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, उनको हायर कर लिया गया। और 20 जनवरी के बाद एक प्रेशर डालने के लिए कि उनके ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसमें अहम किरदार अदा करेंगे, उसके लिए अच्छी खासी फंडिंग मुख्तस कर दी गई है। और इसमें जो इनके लोग हैं उनको यहाँ तैयार रहने का कह दिया गया है और एक फॉरवर्ड प्लानिंग की गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक होगा कि एक बार फिर रियासत और रियासती इदारों पे हमला करके, और खासतौर पे ये जो मिलिट्री कोर्ट से अभी एक कंपैशनेट ग्राउंड पे उनको रिहाई भी मिली, उनको भी उनकी वीडियोस और ये सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से क्या पाकिस्तान इस हद तक तैयार है कि वो इस तरह के जो दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी के हमलों के लिए वो अपने वसाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जैसा कि आपने कहा कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया, बरतानिया या अमेरिका में अपनी कौमी सलामती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये हक पाकिस्तान का नहीं है कि वो अपने ऊपर होने वाले इस तरह हमलों को का दिफा कर सके या तैयारी कर सके? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान से ज्यादा कोई चीज मुकद्दम नहीं है, इस पे किसी पाकिस्तानी को कोई डाउट नहीं। जिसको ये और ये जो सोशल मीडिया, आप पीटीआई की बात करें, कोई बईद नहीं है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि इनको जो आउटकम ये चाह रहे थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इनको मिल नहीं रहा। तो ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, और वो बचता है कि अपनी फेस सेविंग के लिए सोशल मीडिया का ये रुख करते हैं। मैं कई दफा ये बात पहले भी कर चुका हूँ, पीटीआई वाले इसका जवाब देने से कासिर हैं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया हेड है जबरान इलियास, उसने अपनी सीवी पे लिखा हुआ है कि आई वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज। उसकी पुरानी सीवी है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। हेलॉक सिक्योरिटी फर्म्स के नाम पे एक कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जबरान इलियास जो है वो हमारे लिए काम, सीआईए के लिए और अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर को इसने एक इवेंट अटेंड किया जिसमें ये बोला है, और उसके साथ काइली रेक्टर नामी एक सीआईए की डायरेक्टर हैं वो बोली हैं, और वो जो इवेंट सारा ऑर्गेनाइज करवाया था वो सीआईए की एक फ्रंट ने करवाया था। तो इमरान खान, और फिर जो अगर आप यूके में आ जाएं तो फिर ये सारी जो ये जो गोल्डस्मिथ फैमिली है, इसका जो लिंक है, और फिर इनका मोसाद के साथ जो कनेक्शन है, तो इस बात के ऊपर पीटीए वाले बात ही नहीं करते। उनसे बात करो तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, फिर सिर्फ गालियां होती हैं उनके पास। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैं तो कहूंगा कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, इमरान खान उस वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी कर रहे हैं। और पिछले 2 साल में भी इन्होंने, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा किस तरीके से इन्होंने कौन कौन सी कैंपेन नहीं लॉन्च की पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। सो अब आप थोड़ा सा पिछले 2 साल को भी अगर देखें, तो जो जो कैंपेन इन्होंने लॉन्च की दुनिया के पावरफुल एलिमेंट्स के साथ, अल्लाह का शुक्र है वो कैंपेन इनकी झूठी साबित हुई और इनके गले पड़ी। आपको याद होगा इन्होंने वो रॉ के साथ मिलके एक वीडियो बनवाई थी, गद्दार कौन की, शेख मुजीबुर रहमान वाली। तो उसके बाद फिर वही इनके गले पड़ी, शाम को इन्होंने उस पर माफी मांगी। तो सोशल मीडिया पे 9 मई का इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ही सारा ऑर्केस्ट्रेट किया, वही इनके गले पड़ा। तो जो ये कर रहे हैं वो इनको मुंह की खानी पड़ रही है, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये जो 20 जनवरी के बाद जो भी कैंपेन करेंगे वो इनको उल्टी पड़ेगी, इनके साथ तो हो क्या यही हमारे रहा। इदारे तैयार हैं? हम देखें, वैसे मुझे इतला मिली है कि यहाँ पे जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने कोई इसके लिए वाज़ेह एक प्लान बना रहे हैं, और वो बल्कि बन चुका है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और जो दूसरे इदारे भी हैं। लेकिन एक जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तान के जहनों में जो जहर घोला गया गुज़िश्ता 10 साल से, उसके तदराक के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बात तो होती है, लेकिन हल क्या है? और इसी हवाले से एक मैं आपसे खबर बाद में शेयर करूंगा, आप इसका पहले जवाब दें। और इस पे कोई सॉल्यूशन, कोई स्टेट क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, इस पे इंफॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं प्रॉपर, वो हमारी हुकूमत को लॉन्च करनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ओवरसीज़ के साथ कनेक्ट करे, वो ओवरसीज़ के साथ राब्ता करे। हमारे जो एम्बेसीज हैं, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की, उनको ज़्यादा फंक्शनल होने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जवाब, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर का जवाब आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही देते हैं, आप कैंपेन से ही देते हैं, आप पावरफुल नैरेटिव से ही देते हैं, आप इनके झूठों को डीबंक करने से ही देते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर लॉ मेकिंग से देते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी से देते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, बहरहाल उनकी एक आवाज है और उनके साथ एंगेज करना चाहिए। आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं अजहर भाई, बट मुझे जो मेरा एनालिसिस है, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या जो मेरे जिन लोगों से बात होती है, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन
रेल में इस वक्त पीटीआई, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान ये स्पेस करते होते थे मारियो नौफेल के साथ, पीटीआई वाले, ये ट्विटर के ऊपर बहुत फेमस स्पेस होती थी। सो होता ये था कि पीटीआई के 12-15 लोग होते थे और वो बोलते चले जाते थे कि पीटीआई इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, और ये तकरीबन हर महीने में एक स्पेस करते थे और उसका पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर वो एक प्रोपेगेंडा करते थे कि बहुत बड़ी स्पेस आने वाली है और दबा के झूठ बोलते थे। तो सिर्फ हुआ ये कि मारियो की टीम ने मेरे साथ राब्ता किया, उसने कहा हम आपको स्पेस में लेते हैं, मैं उस स्पेस में चला गया। वो स्पेस में 12 लोग थे पीटीआई के, इनकी टॉप टियर लीडरशिप थी और एक मैं था। ठीक है, तकरीबन 120 मिनट वो स्पेस रही, उसमें 112 या 13 मिनट पीटीआई वालों ने बोला, 7 या 8 मिनट मैंने बोला। और मैंने इससे कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं की, आम बात की कि यही इमरान खान ने झूठ बोले, इनका वो बता दे। हुआ ये कि जब मैंने उस स्पेस में गया तो उसके बाद इन्होंने, मेरे ख्याल है, एक दफा पिछले 1 साल के अंदर दोबारा स्पेस की होगी, उसके बाद उन्होंने स्पेस की ही नहीं। और यही इसी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम करती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वैक्यूम का फायदा उठाते हैं। अगर उस इंफॉर्मेशन वैक्यूम को हमारी हुकूमत प्रॉपरली फिल कर दे, ऐसे लोगों के साथ जिनकी जो इंगेज करें ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, उनके साथ राब्ते में रहें, उनको एक्सप्लेन करें व्हाट एवर दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन और वैक्यूम ना मिले, तो पीटीआई कुछ भी बिल्कुल नहीं कर सही कह सकती, रहे हैं। और क्योंकि इस पे इनकी पूरी इमारत झूठ पे खड़ी है। और झूठ जितने मर्जी ज्यादा हों, जितने मर्जी बड़े हों, उनको खत्म करने के लिए एक सच काफी होता है। जिस तरह कमरा जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी उसमें अंधेरा हो, एक चिंगारी जो है ना रोशनी की, वो पूरा अंधेरा खत्म कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पे ही अब मैं एक आखिरी खबर आपको देता चलूं और फिर प्रोग्राम का और अख्ताम जो करते हैं। मेरी इतला आपने, सॉरी अजहर भाई, वो मैं काट रहा हूँ, आपने वो प्रिजनर्स वाली बात की थी, वो जिनको रिहा किया है, अब उसके जी ऊपर भी जी आप देख लें जो हो रहा है उसमें बड़ा मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कि ये इनको रिहा किया है, तो ये भी चीज वाजे हो गई। उन्होंने उनको सजा दी 2 साल की, उन्होंने माफी मांगी, लिखे वो रिटन माफी जी नामे उनके बिल्कुल आ गए बिल्कुल। कि उन्होंने माफी मांगी कि प्लीज हमें माफ कर दें, हमारी फैमिलीज का मसला है, किसी ने कहा मेरी फैमिली का मसला है, मेरे घर में बीमार हैं, फलां फलां करके मेरे से गलती होगी, माफी मांगी। तो जिन्होंने माफ किया उन्होंने अपना आला जर्फ दिखाया, उन्होंने माफ कर बिल्कुल। दिया। और फिर जो बाहर आए उन्होंने फिर अपनी कमजोरी और अपनी औकात दिखाई कि उन्होंने फिर हम्म, दोबारा से वही जो वो अपने आप को झूठा साबित किया, अपने आप को मुनाफिक साबित किया। जो कागज पे रिटर्न माफी लिखी थी, बाहर आके वही उन्होंने वो जो फजूल वो अपने करते हैं कि जी इमरान के साथ खड़े हैं और ये और वो है। तो ये इसमें जो प्रिजनर्स को इन्होंने रिहा किया, बहुत अच्छा किया। और ताकि इनका जो मुनाफकत है, जो चेहरा है, वो एक दफा फिर से वाजे होके सामने आ गया। बिल्कुल। और इसी पे ही जो है ना, एक ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े वोकल हैं, उन्होंने बड़ी ट्वीट भी की हैं। तो इस पे मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, खबर भी है, कुछ दोस्तों से जिनसे मुलाकात हुई। यहाँ जो अशराफिया है ना, एक तबका अशराफिया जो बरतानिया की सो कॉल्ड एलीट है, उसका एक ग्रुप है। उसमें इमरान खान साहब के लिए जो डील है वो फाइनल करने के लिए, जो आखिरी मरहले में जाने के लिए अमेरिका और ये लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जो इतलात है, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी, जैक स्ट्रॉ थे बरतानवी वजीर खारजा, उन्होंने पहला राब्ता करके मुशर्रफ से बात करवाई थी उनकी। और ये ब्लैकबर्न में थे सालिस कियानी साहब, पीपल्स पार्टी का रहनुमा, उनके फोन से बात हुई। फिर बेनजीर भुट्टो गई फॉरेन ऑफिस, फिर पहली मुलाकात के बाद आगे राब्ता हुआ। फिर मार्क लाइल ग्रांट थे, पाकिस्तान में सफीर थे बरतानिया के, उन्होंने दुबई में जाके मुशर्रफ का पहला राब्ता करा। इसी तर्ज पे कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लिया जाए, उनके लिए एनआरओ। एक तो ये कहते हैं ना डट गया कप्तान, मैं आपको ये बताऊं डटा नहीं हुआ। उसके लिए बाकायदा पैगामात के जरिए जमायमा खान साहिबा का खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब को गया इस पिछले हफ्ते, और वो वापस आया। और जमायमा साहिबा जो कोशिश कर रही है एनआरओ के लिए, डील के लिए, और उसमें गारंटी देने की बात हो रही है, तो वो जो डट गया है ना, वो इस वक्त वो कहते हैं कि उसके हालात बुरे हैं और किसी तरह वो बाहर आना चाहता है। ये मेरी आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी हमारी आज की तज्जिए और हमारी खबर। 2 खबरें आपको दी लंदन से, बरतानिया से, क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हम हाजिर होंगे मजीद तज्जियों के साथ और खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।